नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी ने धांधली और दबंगई के समाजवादी पार्टी के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। बीजेपी यूपी के पंचायत चुनाव में किसी भी हाल में अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए कुछ भी कर रही है। इसी क्रम में मंगलवार को नामांकन वापसी के दिन बीजेपी ने गजब का खेल खेला। पहले ही 17 जिलों में विरोधियों को नामांकन न करने देकर अपने निर्विरोध अध्यक्ष बना चुकी बीजेपी ने मंगलवार को कई जिलों में विरोधियों का नामांकन वापस करा दिया। सबसे अजब कहानी बागपत में रची गई, जहां प्रतिपक्ष की प्रत्याशी के सैकड़ों किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में होने के बावजूद उनकी नामांकन वापसी दिखाकर बीजेपी के अध्यक्ष बनने का मैदान साफ कर दिया गया। बागपत में सरेआम हुई इस धांधली के खिलाफ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता व कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए हैं। सपा का कहना है कि हमारी प्रत्याशी ममता किशोर तो भरतपुर राजस्थान में है, फिर जिला प्रशासन ने किससे नामांकन वापस करा दिया। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में अपना प्रत्याशी जिताने के लिए बीजेपी हर हथकंडा अपना रही है। वो प्रलोभन भी दे रही है, डरा धमका भी रही है और फिर प्रशासनिक मशीनरी का भी इस्तेमाल कर रही है। इसी क्रम में पीलीभीत में एसपी के प्रत्याशी स्वामी प्रवक्तानंद ने नामांकन वापस ले लिया, तो शाहजहांपुर में इसी पार्टी की प्रत्याशी वीनू तो नाम वापस लेने के साथ ही बीजेपी में शामिल करा दी गयी। पंचायत चुनाव में सदस्यों के लिहाज से पिटकर तीसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी ने अब तक 20 जिलों में अपने निर्विरोध अध्यक्ष बनवा लेने में सफलता हासिल कर ली है। वाराणसी और गोरखपुर जैसे जिले जहां बीजेपी की हार राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी, वहां भी इसने अपना अध्यक्ष बनवा लिया है। कोरोना की दूसरी लहर में महाकुंभ कराने के बाद अब उत्तराखंड सरकार चार धाम यात्रा कराने पर तुली हुई है। हालांकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार को चार धाम यात्रा को अगले नोटिस तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 1 जुलाई से चार धाम यात्रा के लिए 3 जिलों के स्थानीय निवासियों को जाने की अनुमति दी थी और दूसरे चरण में यानी 11 जुलाई के बाद उत्तराखंड का कोई भी नागरिक नेगेटिव रिपोर्ट के साथ जा सकता था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस यात्रा की अनुमति देने के कैबिनेट के फैसले पर 4 सप्ताह के लिए रोक लगा दी। वहीं राज्य सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से मुश्किलों का सामना कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए राहत भरा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि वे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 31 जुलाई तक लागू करें। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जोर देते हुए कहा कि महामारी के अंत तक प्रवासियों को खिलाने के लिए सामुदायिक रसोई भी चलाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए NIC की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का भी निर्देश दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आंकड़ों में देरी करने के लिए केंद्र सरकार को फटकारा और कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय का रवैया लापरवाही वाला है और क्षमा योग्य नहीं है। भारत ने रविवार को जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के मामले को संयुक्त राष्ट्र के सामने रखा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की महासभा को बताया है कि ऐसा मुमकिन है कि हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है और इस ओर संजीदा होकर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इसके अलावा मंगलवार को एक बार फिर जम्मू के 3 इलाकों में ड्रोन देखे गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव VSK कौमुदी ने मंगलवार को ड्रोन को लेकर कहा, यह बेहद सस्ता और यह आसानी से मिल जाता है और आतंकी गुट अपने खतरनाक इरादों को अंजाम देने, खुफिया सूचना इकट्ठा करने, हथियारों को एक से दूसरी जगह पहुंचाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब फतेह करने के सपने देख रही आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां केजरीवाल ने 3 बड़े ऐलान किए। सबसे पहला और बड़ा ऐलान कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है तो राज्य के हर परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। दूसरा और तीसरा ऐलान भी बिजली से जुड़ा है। दूसरे ऐलान में केजरीवाल ने कहा कि पुराने बकाया बिलों को माफ कर दिया जाएगा और जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं उन्हें बहाल किया जाएगा और तीसरा ऐलान यह है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के सियासी रण का मरकज बन चुकी दिल्ली में एक बार फिर बवाल हुआ है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया है कि मंगलवार सुबह जब वे दिल्ली के कुछ इलाकों में बन रहे नए स्कूल भवनों के काम का जायजा लेने पहुंचे तो बीजेपी के नेताओं व गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और उनकी सरकारी गाड़ी को तोड़ दिया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जब वह रोहतास नगर में बन रहे एक स्कूल में पहुंचे तो बीजेपी के नेता स्कूल का गेट तोड़कर अंदर घुस गए और वहां मौजूद महिला शिक्षकों, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। उन्होंने पूछा कि बीजेपी के नेताओं को स्कूल बनने, पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है।
सिसोदिया इस दौरान बाबरपुर, करावल नगर और गोकुलपुर भी पहुंचे। गाजियाबाद में एक मुस्लिम व्यक्ति के हमले के बारे में ट्वीट को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट से ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को मिली अंतरिम राहत के खिलाफ यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। इसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अदालत ने करीब हफ्ते भर पहले मनीष माहेश्वरी को गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा दी है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही पूछताछ के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश जाने को जरूरी नहीं बताया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि इस मामले पर और विचार करने की आवश्यकता है और इसलिए इसने 29 जून यानी आज तक के लिए आदेश को सुरक्षित रख लिया और आज ही उत्तर प्रदेश पुलिस सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। ट्विटर पर भारत का गलत नक्शा दिखाने के मामले में अब ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हाल ही में गाजियाबाद में मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई को लेकर ट्वीट पर ट्विटर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई थी। मनीष माहेश्वरी का कहना है कि इस मामले में उन्हें आरोपी बना दिया गया है। यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच पहले से ही नए डिजिटल नियमों को लेकर तनातनी चल रही है। इसी बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख को भारत के बाहर दिखाने वाला गलत नक्शा का मामला आ गया। हालांकि एक ट्विटर यूजर द्वारा इस मामले को उठाने और सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना होने पर ट्विटर ने तुरंत ही इस गलत नक्शे को हटा लिया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।